अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आपको बताएं कि आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन सरगर्म हो गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया है। आम इंतखाबात में 2,77,000 से जायद अहलकार मांग लिए। पुरअमन इंतखाबात की जानिब एक और कदम, इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी मांग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुर्रानी को खत लिख दिया। खत में लिखा, सूबों वफाक में इलेक्शन के लिए 2,77,558 अहलकारों की कमी का सामना है। सिक्योरिटी अहलकारों की कमी से मुतालिक 7 दिसंबर तक आगाह किया जाए। वफाकी दारुल-हुकूमत में 9,000 सिक्योरिटी अहलकारों की जरूरत है। पंजाब में 1,69,110 सिक्योरिटी अहलकारों की कमी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में 56,717 सिक्योरिटी अहलकार दरकार है। बलूचिस्तान में 13,769 अहलकारों की कमी है। सिंध में इस वक्त 33,462 अहलकारों की कमी है। इलेक्शन में मुल्क भर में 5,91,106 अहलकारों की जरूरत है। मुल्क भर में 3,28,510 अहलकार दस्तियाब हैं। 2,77,558 अहलकारों की कमी है। अहलकारों की कमी को पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के जरिए पूरा किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 2 रोज़ में इंतखाबी फंड्स जारी कर देंगे। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यकीन दहानी करा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फंड्स जारी ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कोई बहरान नहीं है, जो भी रकम दरकार होगी ज़रूरत के मुताबिक फराहम की जाएगी। इंतखाबी फंड्स की अदम फराहमी पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस काम कर गया। वजारत खजाना का 2 रोज में इंतखाबी फंड्स जारी करने का ऐलान। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को 2 दिन में मुख्तस इंतखाबी फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। इंतखाबी फंड्स की अदम फराहमी पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। सेक्रेटरी खजाना ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात के बाद कहा, फंड्स के इजरा के लिए मुख्तलिफ सतह से मंजूरी जरूरी होती है। 2 रोज में इलेक्शन कमीशन को दरकार फंड्स जारी कर देंगे। उधर निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की माली जरूरियात पूरी करने के लिए कोई बहरान नहीं, दरकार रकम जारी की जाएगी। मुनसिफाना इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने फंड्स की मौजूदा सूरत हाल पर निगरान वजीर आजम को खत लिखने का फैसला कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, फंड्स जारी ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी फंड्स के लिए मुख्तस 42 अरब में से 10 अरब मिले हैं। फौरी तौर पर 17 अरब दरकार है। सिंध की हल्का बंदियों पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद MQM ने अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। MQM नई हल्का बंदियों MQM ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से होने वाली मुलाकात में हल्का बंदियों से मुताल्लिक मुतादिद एतराज़ात उठाए हैं। MQM की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान की तब्दीली का भी मुतालबा किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई। MQM की जानिब से किमाड़ी, मलीर और कोरंगी में की गई हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठाए गए। MQM को हैदराबाद, सखर, नवाबशाह और मीरपुर खास में होने वाली हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो सिंध की हल्का बंदियों पर MQM ने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद MQM ने अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। MQM नई हल्का बंदियों के मामले पर जल्द अदालत में दरख्वास्त दायर करेगी। MQM ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से होने वाली मुलाकात में हल्का बंदियों से मुतालिक मुतादिद एतराज़ात उठाए हैं। MQM की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान की तब्दीली का भी मुतालबा किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई है। MQM की जानिब से किमाड़ी, मलीर और कोरंगी में की गई हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठाए गए। सिंध में MQM और दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद बनाया जाएगा। नून लीग और JUIF ने इत्तेफाक कर लिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला भी तय पा गया। दोनों जमातों ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक आईनी तरमीम लाने पर भी इत्तेफाक कर लिया। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुश्तरका सदारती उम्मीदवार पर मुशावरत। सिंध में सीट एडजस्टमेंट और बल्दियाती निज़ाम के लिए आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। साद रफीक ने सिंध में MQM के साथ होने वाले सियासी मुज़ाकरात के बारे में इजलास को ब्रीफिंग दी। दोनों जमातों ने MQM के मुजव्वज़ा बल्दियाती निज़ाम पर मुकम्मल इत्तफाक किया। इत्तफाक हुआ है कि आइंदा पार्लियामान में इस बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम लाई जाएगी।
जाएंगी। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को MQM से होने वाले मुआहदे पर एतमाद में लिया। दोनों जमातों का सिंध में MQM और दीगर हम ख्याल जमातों से मिलकर इंतखाबी इत्तिहाद बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। पार्टी ज़राए के मुताबिक सिंध में सियासी इत्तिहाद सीट एडजस्टमेंट करके इंतखाबी मैदान में उतरेगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फे में मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक हो गया। फैसला हुआ है कि जिस निशिस्त पर जिस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत होगा उसी की नामजदगी की जाएगी। किसी इत्तेफाक राय पर ना पहुँच सके तो एक जमात का उम्मीदवार कौमी और दूसरी का सूबाई निशिस्त पर नामजद किया जाएगा। मुलाकात में दोनों जमातों का मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाए जाने पर भी मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ने सदारती उम्मीदवार के मामले पर आइंदा पार्लियामान के वजूद में आने के बाद फैसला करने का इंदिया दे दिया। आम इंतखाबात में कौन कौन होगा नून लीग का उम्मीदवार? रावलपिंडी डिवीजन में इंटरव्यूज किए गए। 11 कौमी और 23 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 120 से जायद कागजात नामजदगी जमा कराए गए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि आम इंतखाबात की तारीख का इधर उधर होना नामुमकिन है क्योंकि चीफ जस्टिस इंतखाबात की तारीख पर पहरा देने के लिए मौजूद हैं। रिपोर्ट करेंगे इखलाक बाजवा। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार फाइनल करने का मरहला, नून लीग की टिकटों के लिए इंटरव्यूज जारी। लाहौर में पार्लियामानी बोर्ड के इजलास में रावलपिंडी डिवीजन के 120 से जायद उम्मीदवारों के कौमी और सूबाई असम्बली के लिए इंटरव्यू किए गए। 11 कौमी और 23 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फर्दन अहलियत जांची गई। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह का कहना था कि इलेक्शन के लिए तैयार है। ये इलेक्शन की डेट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से उन्होंने एक अनाउंस्ड डेट ऑफ इलेक्शन जो है पोल जो है वो मुकर्रर की है, ये डेट जो है वो आगे पीछे की जा सकती है। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। राना सनाउल्लाह ने PTI के साबिक चेयरमैन को एक बार फिर लाडला करार दे दिया। हम पहले जो है वो पाकिस्तान को इकॉनमी के बहरान से निकालने, गरीब आदमी की ज़िंदगी को आसान करने की जंग लड़ेंगे। उसके बाद जो है वो जो ये सारे मामलात हुए हैं उसके ऊपर ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन बन जाए या किसी को सजा जजा की सूरत बन जाए, ये मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट आएगी वो फैसला करेगी। राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज और एहसन इकबाल के दरमियान लड़ाई की वजह बताते हुए कहा कि दोनों अपने अपने बेटों को मुतल्लिका सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। कैमरा टीम के साथ इखलाक अहमद बाजवा, बोल न्यूज़, लाहौर। पार्टियों में इख्तलाफात होते रहते हैं। दानियाल अजीज पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। इख्तलाफात को पार्टी के अंदर हल करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी का हिस्सा रहेंगे मगर मिफ्ता इस्माइल पार्टी का हिस्सा नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। बड़े लॉयल वर्कर हैं और जमात के साथ खड़े रहे हैं हर टाइम पे, और अगर उनको अपने कोई इख्तिलाफात हैं और जो अपने ज़ाती अगर कोई इश्यूज हैं ऐसे इकबाल साहब से, तो उनको पार्टी के अंदर रह के उनको एड्रेस करना चाहिए। और उनको पार्टी में से रिक्वेस्ट भी की गई है और पार्टी से के लोगों ने उनको इन टच भी हुए हैं कि जो उनके इख्तिलाफात हैं किसी बंदे के ऊपर भी, तो चाहे मेरे ऊपर है, वो ऐसे इकबाल साहब के ऊपर है, आपके ऊपर है, किसी के नहीं है, अपने पार्टी एक फैमिली की तरह है और अपने में है और अपने ग्रीवियंसेस हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ये हाल है। तो जहाँ तक शाहिद साहब की बात है, शाहिद साहब को कोई रिजर्वेशन नहीं है। शाहिद साहब इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, उनकी अपनी मजबूरियां हैं और अपनी मर्जी है और वो पार्टी के सीनियर रुकन हैं और रहेंगे। मिफ्ता तो पार्टी का हिस्सा नहीं है ना जी। हाँ, मिफ्ता साहब तो मैं नहीं, ये तो पूरी पार्टी ने राना साहब ने कहा, इसके ऊपर दे चुके हैं, इसाक डार साहब ने कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सिंध में हल्का बंदियों और इलेक्शन कमिश्नर्स के मामले पर नून लीग, MQM और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग छिड़ गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हल्फ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। बशीर मेमन ने कहा कि सिंध में एक पार्टी की फरमाइश पर हल्के बनाए गए, पीपल्स पार्टी प्री पोल धांधली कर रही है। जवाब में सईद गनी ने कहा कि MQM नून लीग के हाथों इस्तेमाल होने जा रही है। निगरान हुकूमत बनी तो सिंध का हर सरकारी अफसर तब्दील हुआ है। एक सिंध के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं वो पीपुल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन हैं। पीपुल्स पार्टी के ख्वाहिश, उसके सियासी मफादात, मकासद के लिए जो कुछ पीपुल्स पार्टी उनके लिए कर सकती है वो पीपुल्स पार्टी कर रही है, और जो वो पीपुल्स पार्टी के लिए कर सकते हैं वो पीपुल्स पार्टी के लिए। तहसीलों को मिला के एक प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। ये तो इसी तरह है जिस तरह एक वो ऑन डिमांड किसी को हल्का इस तरह बना के दिया जाए, कटिंग की जाए, और 4 तहसीलों को मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। इसकी
सिफारिश पर हो रहा है। MQM हमेशा इस्तेमाल हुई है बहुत सारी जमातों के हाथों। आज एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून MQM को इस्तेमाल करना चाहती है। फ्री एंड फेयर इंतखाब इलेक्शन कमिश्नर का काम है। पीपल्स पार्टी ने जो कहा वो सब कुछ इलेक्शन कमीशन ने मान लिया। सिंध में प्री पोल रिगिंग का प्लान बनाया गया। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की बी टीम है। MQM के रहनुमा अरशद बोहरा की प्रोग्राम में पता चला में गुफ्तगू। एतराज़ात हमने अपने जमा करा दिए। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है कि वो अगर इस सूबे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं तो उन्हें जो चीज़ें जो हकाइक हैं, हम कोई झूठ तो नहीं कह रहे, हम तो प्रूफ के साथ बातें कर रहे हैं और हमने वो सारे प्रूफ दिए। जिस तरीके से जो डिलिमिटेशंस आई थी उस डिलिमिटेशंस पे जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अपने एतराज़ात दाखिल किए वो मन उसी तरीके से चेंज करके और पीपल्स पार्टी की तमाम बातें मान ली गई। जो MQM ने एतराज़ात दाखिल किए गए थे उसमें से एक भी बात नहीं मानी गई। तो ये तो बिल्कुल एक क्लियर जो है नजर आ रहा है कि प्री पोल रिगिंग जो है जो पीपल्स पार्टी ने प्लान की उसको जो है उसके ऊपर सिफ्त मोहर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने लगा दी। बात ये हम जो कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, इस वक्त की जो निगरान हुकूमत है सिंध की, वो पीपल्स पार्टी की बी टीम है। KPK में अमन अमान से मुतालिक गवर्नर के बयान को पार्टी की पॉलिसी न समझा जाए। सूबे में हालात ज़रूर ख़राब हैं मगर जमीयत उलमा इस्लाम बरवक्त इंतखाबात चाहती है। अगर इंतखाबात ना हुए तो पार्लियामान ख़त्म हो जाएगा। आधे सेनेट मेंबरान मार्च में रिटायर हो जाएंगे और इलेक्शन ना होने की सूरत में बाकी सेनेट भी गैर मौसर हो जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। गवर्नर साहब का जो स्टेटमेंट होगा उसका ताल्लुक रियासत के साथ। अब सिक्योरिटी के इश्यूज जो है ना वो कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए हैं। बहरहाल ये भी फैक्ट है कि हालात जो है ना वो उनके सूबे में भी खराब हैं। तो हमारे साथ ये मसाइल हैं मगर इसके बावजूद जो है वो हम इलेक्शन मुलतवी करने के हक में नहीं। सेनेट तो आधा तो रिटायर हो जाएगा 8 मार्च को और 8 मार्च से पहले जो है नया सेनेट आना जो है यानी 50% उसका आना जरूरी है। और अगर फर्ज करिए कि आधे लोग रिटायर हो जाए और इलेक्शन ना हो, उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज ना हो, तो बाकी आधे भी इनफेक्टिव हो जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। फिर आपकी पार्लियामान बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी समेत 6 मुल्ज़मान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। प्रॉपर्टी टाइकून और बेटे के वारंट भी जारी हो गए। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त, मफरूर रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। एहतसाब अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत दीगर मुल्ज़िमान को 6 दिसंबर को तलब कर लिया। अदालत ने शहजाद अकबर, प्रॉपर्टी टाइकून और उनके बेटे समेत दीगर अफराद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का लॉ है, उसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो अदालत के हाजिर नहीं होता तो सेक्शन 31 के अंदर उसको ट्रायल इन एब्सेंशिया भी किया जा सकता है और उसको उसके अंदर 3 साल की सजा दी जा सकती है। जुल्फी बुखारी, फरहा खान, जियाउल मुस्तफ़ा के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। जज मोहम्मद बशीर ने तमाम मुल्जिमों को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद को केस की नकूल भी फराहम कर दी गई हैं। ये समाअत अडियाला जेल में हुई। 6 मीडिया नुमाइंदगान को कार्रवाई देखने की इजाज़त दी गई। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक साइफर केस के ट्रायल में 1 हफ्ते का वक्फा होगा। समाअत के मौके पर चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद थे। साइफर केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI ने दावा किया है कि निकाह से पहले उन्होंने बुशरा बीबी को नहीं देखा था। उनके साबिक दोस्त ऑन चौधरी कहते हैं कि साबिक चेयरमैन का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। वो बुशरा बीबी से निकाह से कबल दर्जनों मरतबा मिले। मजीद कहा कि अगर मैं उनके पोल खोलने पर आया तो उन्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। कुरान पर हाथ रखकर ऐसे झूठ बोलना नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश है। तो उसकी बात है कि एक पार्टी का आप लीडर होने होते हुए आप ऐसी एक झूठ पर मबनी बात करें और तौबा नाउज़ुबिल्लाह
आप ये बात कहें कि आप कुरान को बीच में ला के ये बात कहें, ये बिल्कुल एक झूठ है और ये बिल्कुल मिलते रहे हैं। मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये कहना इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कौम से झूठ मत बोले। अपनी यूथ को जितना आपने पहले पॉइजन किया है, उनको गुमराह किया है, आप प्लीज़ और ना करें। आपकी मुलाकातें भी होती रही हैं, आपने देखा भी, आप गए भी। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको और बेनकाब करूं, मैं सिर्फ ये बात इसलिए कहना चाहता हूं आप और इनके झूठों पे मत आएं। ये झूठ है, इन्होंने पहले भी बच्चों को गुमराह किया हमारे मुल्क के, और ऐसा हो चुका है। इस बात पे मैंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि मैं नहीं कहना चाहता जिनको माँ और बहन का दर्जा दिया हो आपने, अगर वो मोहतरमा को भी पता है कि वो इन्होंने उनको देखा है या नहीं देखा, कैसे आप झूठ बोल सकते हैं, कुरान को बीच में लाते हैं आप। शर्मनाक बात है ये कि आप ऐसे लोगों में आप अपनी कौम को ये कहें कि मैंने नहीं देखा। और जनाब, चाय की प्यालियां पिए जा रहे हैं, यूं जिंदगी को जिए जा रहे हैं। बात कर रहे हैं हम चाय की। पाकिस्तानी चाय के दीवाने हैं। रवां माली साल में सिर्फ 4 माह के दौरान पाकिस्तानियों ने तकरीबन 70 अरब रुपए चाय की चुस्कियों में उड़ा डाले। पाकिस्तानी चाय के दिलदादा, कोई इसे मशरूबात का मुर्शिद कहता है तो कोई सांवली सलोनी महबूबा। पाकिस्तानियों को चाय पीने का बहाना चाहिए, खुशी का मौका हो या गम की घड़ी, हमारे लिए चाय है जरूरी। पाकिस्तान में तो रिश्ते भी चाय के कप पर तय किए जाते हैं। नए रिश्ते का आगाज भी चाय, थकान का इलाज भी चाय। यूं तो पूरा साल ही चाय का दौर दौरा होता है, लेकिन सर्दियों में चाय खाने की रौनकें मजीद बढ़ जाती हैं। मौसम सरमा में घरों में भी चाय का इस्तेमाल बढ़ जाता है। पाकिस्तानियों ने रवा माली साल सिर्फ 4 माह में तकरीबन 70 अरब रुपए चाय की चुस्कियों में उड़ा दिए, जो पिछले माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 27% ज्यादा हैं। चाय के शौकीन अफराद का कहना है कि महंगाई अपनी जगह, चाय अपनी जगह, बस तलब चाय की प्याली है, हम सभी कोई सवाल ही है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चाय पीना कहाँ के लोग पसंद करते हैं और कहाँ की चाय सबसे अच्छी है। कोयटा शहर की या कराची की, कोयटा वालों की चाय में क्या फ़र्क है और कराची वाले कैसी चाय पीना पसंद करते हैं, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से साद शरीफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा कराची के बारे में बात करते हैं। साद, बताइएगा, कराची में चाय बड़े शौक़ से पी जाती है, ख़ास तौर पर जो ढाबे की चाय, होटल की चाय, वो बड़ी मशहूर है यहाँ की। तो ज़रा बताएँ क्या ख़ास बात है जो कि मुनफरिद करती है कराची की चाय को। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चाय लवर्स हैं, टी लवर जो पाए जाते हैं, वो शहर कराची में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कोयटा की चाय से मुकाबला किया जाए तो जो हमारे कोयटा वाले भाई हैं वो शहर कराची में आके जो चाय बनाते हैं, उसका जायका और वो जो लजीज चाय बनती है वो शायद कोयटा में भी वो चाय ना बनती है। उसका अंदाज़ा आप यहाँ पर रश से भी लगा सकते हैं। सुबह हो, शाम हो, रात हो या फिर आधी रात हो, शहर कराची के लोग चाय पीना पसंद करते हैं। हम यहाँ पर इस वक्त सदर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जो कोयटा वाले भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर चाय बना रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनका कारोबार में बरकत दे, इनका हाथ नहीं रुक रहा, ये लगातार चाय पे चाय बनाए जा रहे हैं। देखो, कोयटा में वो बात नहीं चाय की, सबसे मेन बात ये कराची का दूध लोग पसंद करते हैं। यहाँ के दूध में जायका होता है। कोयटा में अक्सर गाय का दूध यूज़ होता है, भैंस का नहीं होता। भैंस के दूध में अपना एक जायका टेस्ट होता है और मुख्तलिफ पत्ती यूज़ होती है। यहाँ पे 1+ पत्ती यूज़ करते हैं कोयटा वाले, और चीज़ मायार देते हैं, क्वालिटी देते हैं। तो इस वजह से लोग कोयटा वाले की चाय पसंद करते हैं। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि अक्सर पूरी रात यहाँ पर लोग दोस्त यार बैठे रहते हैं और चाय पीना पसंद कर रहे होते हैं। उसकी ये ख़ास वजह ये भी है, पूरे दिन का एक स्ट्रेस उतर रहा होता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अक्सर कारोबार भी जो है लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। 4 दोस्त बैठ के कारोबार डिस्कस किए जाते हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन की जाती है वो कोयटा के जो होटल्स हैं जो चाय के ख़ास तौर पर, वहाँ पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात भी की जा रही होती है। यहाँ पर हमारे साथ अगर कोई शहरी बात करने वाले हो तो हम उनसे जानेंगे कि यहाँ की चाय आपको पसंद आती है, कितनी कड़क चाय होती है। यार बहुत अच्छी चाय होती है, मैं तो डेली आता हूँ 1 कप पीने के लिए। अगर ये सवाल मैं आपसे करूँ कि चाय कोयटा में ज़्यादा अच्छी, पर जो मज़ा कोयटे वाल का कराची में आता है ना, वो कोयटा में नहीं आता। मैंने कोयटा में चाय पी है, मुझे वहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वहाँ भी लिखा होता है कोयटा होटल, यहाँ भी लिखा होता है कोयटा होटल, पर यहाँ की चाय में ज़्यादा मज़ा है। 1 कप चाय जो बन रही होती है उसके पीछे बहुत ज़्यादा जो है मेहनत भी होती है हमारे कोयटा वाले भाइयों की। यही वजह है कि शहर कराची की चाय अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी है। और चाहे कोयटा की बात की जाए या पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, चाय में कराची से आगे कोई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका साथ तफसीलात के लिए। और जनाब, सवाल अभी भी यही है कि चाय आखिर अच्छी है तो कहाँ की अच्छी है। मुल्क भर में कोयटा के नाम पर मिलने वाली जो चाय है लोग खूब मज़े ले लेकर पीते हैं, लेकिन क्या वाकई कोयटा की जो चाय है वो इतनी ही मज़ेदार है कि लोगों के तमाम जो दुख दर्द हैं वो भुला दे।
कोयटा वाले इस पर क्या कहते हैं ये जानने के लिए चलते हैं कोयटा। हमारे नुमाइंदे आजम उल्फत हमारे साथ मौजूद हैं। आजम बताइएगा, कोयटा की जो स्पेशल चाय है पूरे पाकिस्तान में वैसे तो बेची जाती, कोयटा में इस चाय की क्या खास बात है? जी बिल्कुल, कोयटा का मौसम काफ़ी इस वक्त सर्द है, ख़ासकर इसकी रातें काफ़ी सर्द होती है और अक्सर रातें जो है ना वो चाय पे के बग़ैर नहीं चलती। इस वक्त मैं कोयटा के एक चाय के होटल पे मौजूद हूँ। बहुत से शहरी आए हुए हैं, चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कोयटा बिलख़ुसूस पूरे बलूचिस्तान में चाय यहाँ की एक रवायत है और ये बात काफ़ी मशहूर है कि किसी की खातिर तवाज़ा इतना किया लेकिन चाय नहीं पिलाई तो समझो कि कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ की रवायत भी है। हम चलते हैं चाय के शौकीन के पास। भाई ये बताएं कि कोयटा की चाय का अच्छी है या कराची की? नहीं माशाल्लाह यार, कोयटा वाले तो जहाँ भी जाते हैं चाय जाते हैं, इनकी चाय माशाल्लाह बड़ी प्यारी होती है। कभी कराची गए हो, कराची की चाय पिए आपने? जी जी, कोयटा वाली जैसे चाय कोई भी नहीं बना सकता है, न कोई मुकाबला कर सकता है, लेकिन कोयटा वाले तो कोयटा वाले, लेकिन चाय में बहुत मशहूर है। चाहे कराची में ये चाय बन रहा है या इस्लामाबाद में बन रहा है या लाहौर में बन रहा है, वो भी कोयटा वाले बना रहे हैं। अभी हम चलते हैं वो चाय बनाने वाले के पास जिसके हाथों में इतनी शीरीन है कि इतने सारे लोग इसकी चाय पीने के लिए आते हैं। आप चाय में क्या डालते हैं, इतने सारे लोग आपकी चाय पीने आते हैं? यहाँ के जायका अलग है। यहाँ पर हम लोगों के पास चाय स्पेशल किस्म की चाय होते हैं, सही है। तो हम लोगों के पास एक दूधपत्ती होता है, कश्मीरी हो गया है, कॉफ़ी हो गया है। हाँ, अलग अलग किस्म का 20-25 किस्म की चाय हम लोगों के पास। कोयटा के लोग न सिर्फ चाय के शौकीन हैं बल्कि कोयटा की चाय पूरे मुल्क में मशहूर है। अगर जो हमारे शौकीन थे, चाय के शौकीन थे, उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी चाय वाले हैं जो कराची में बना रहे हैं या लाहौर में बना रहे हैं या इस्लामाबाद में जो चाय बनाने वाले हैं, उनका ताल्लुक भी कोयटा से है। इसलिए कोयटा की चाय का आज़म बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तो जनाब, चाय के बाद अब बात करते हैं सैरो सयाहत की। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद मरी समेत शुमाली इलाकों में सैरो तफरी के लिए आती है। ताहम मलका कौसार मरी वाहिद तफरी मुकाम है जिसे सयाह दीगर तफरी मुकामात पर तरजीह देते हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं बोली उसके नुमाइंदे आरिफ सईद से। आरिफ, बताइएगा मरी में ऐसी क्या खास बात है जो दीगर सयाहती मुकामात से मरी को मुनफरिद बनाती है? जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी जो है यहाँ पर हर साल सयाह काफ़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। चाहे गर्माई सीज़न हो या मौसम सरमा का सीज़न हो, यहाँ पर सयाहों की खासी तादाद यहाँ पर पहुँची होती है जो यहाँ के सरसब्ज़ और घने जंगलात को देखकर इंतहाई खुशी का इज़हार करते हैं। सयाह जो है यहाँ पर मरी के अलावा दीगर तफरी मकामात गिलगित स्वाद का गान नारान और दीगर तफरी मकामात पर भी जाते हैं। मेरे साथ इस टाइम कोई सयाह भी मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कोई यहाँ पर कौन कौन से दीगर तफरी मकामात पर गए हैं और वहाँ पर और यहाँ मरी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं। हाँ जी भाई, हम लोगों को मरी ज़्यादा पसंद है। हम लोग मरी में ज़्यादा आते हैं, नारान भी जाते हैं, यूपी हर जगह पे जाते हैं। हमें मरी ज़्यादा पसंद है। दूसरे दीगर तफरी मकामात में ज़्यादा सहूलियात मिलती हैं या मरी में ज़्यादा सहूलियात मिलती हैं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हमें मरी में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय करते हैं। वो ज़रा दूर का पड़ जाता है लॉन्ग, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ही आते हैं। यहाँ पे बच्चों को पसंद है, अच्छा है सारा कुछ। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के हवाले से भी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कोई ऐसा नहीं, खतरा वगैरह कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं जी कि यहाँ पर हम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं और बाकी जो दीगर तफरी मकामात हैं वो कैपिटल से दूर है, लेकिन मरी जो है बिल्कुल नज़दीक है कैपिटल के, इस वजह मरी को ज़्यादा महफूज समझते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ, आगाह कर रहे थे। मलका कौसार मरी में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। सयाह मॉल रोड पर ठंडे ठार मौसम से लुत्फअंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मुमताज़ मरी के मॉल रोड पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा शाहिद, मॉल रोड पे वैसे तो हर वक्त रौनक रहती है, इस वक्त क्या समा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मलका कौसार मरी के माल रोड के ऊपर। अगर बात करें तो इस वक्त मरी का मौसम जो है इंतहाई सुहाना मौसम है, ठंडा ठार मौसम है। सयाह यहाँ पे एक बड़ी तादाद में मरी के मौसम से लुत्फअंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त एक सयाह फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि मरी का मौसम कैसा है और किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मरी का मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त है
क्योंकि अगर आप सिचुएशन देखें आजकल पंजाब की, तो वहाँ पे स्मोक की सूरत हाल है और डस्ट है। यहाँ पे आप आए हैं, हिली एरिया है और अच्छा प्लेजेंट वेदर है। आप अगर कंपैरिजन करते हैं मरी के हवाले से, अगर आप कागान नारायण जाते हैं, हुंजा की तरफ जाते हैं, मरी में आने से अखराजात ज़्यादा हैं, वहाँ पे जाने से ज़्यादा हैं। मरी में एज सच खाने पीने की अशिया जो हैं वो इतनी महंगी नहीं है, थोड़ा बहुत तो हर जगह पे होता है, लेकिन ये है कि आपको अगर इतनी अच्छी जगह पे इतनी रीज़नेबल प्राइसेस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँ तो बहुत अच्छी हैं। अगर आप नारायण, कागान, गिलगित वगैरह ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली प्राइसेस जो हैं वो डबल हो जाती हैं और आपके जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो भी डबल कर जाता है। कि यहाँ पे चाहे आम आदमी हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए यहाँ पे हर किस्म की रिहाइश जो है वो मौजूद है, चाहे कोई अच्छी लेना चाहे चाहे कोई नॉर्मल लेना चाहे। तो इस वक्त एक सयाह हैं, एक बड़ी तादाद है जो मरी के मौसम से खूब लुत्फ़अंदाज़ होते हैं। और हुंजा को सयाहों की जन्नत कहा जाता है। हुंजा हर मौसम में सयाहों को राग़िब करता है, हर मौसम का दिलकश नज़ारा होता है। हुंजा में हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। असद, अब बताइएगा कैसा मौसम है और सयाह कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त हुंजा में? जी, इस वक्त मैं हुंजा में मौजूद हूँ। हुंजा में मौसम सर्दियों का मौसम है और यहाँ कुछ टूरिस्ट घूमने आए हैं। इनसे जानते हैं कि किन किन एरियाज़ में ये गए हैं और ये हुंजा इनको कैसा लगा। बहुत हसीन शहर है और बहुत सर्दी वाला शहर है। हम लोग कराची से आए और हमें बहुत अच्छा लगा हुंजा। हुंजा में आपने कुछ खाया पिया होगा, यहाँ के सौगात और ये खाने पीने के बारे में? जी, फूड वाज वेरी नाइस और हुंजा इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. It's too much cold. I think Hi. You are from Indonesia. Indonesia. The home site was beautiful places to visit, and I have more place to see and a nice here. Actually, I come from Dubai, and my husband was find this place to visit. That's why we are very happy here. जी, यहाँ पे जो टूरिस्ट आए हैं काफ़ी खुश दिखाई देते हैं और हुंजा में सर्दी काफ़ी है और सर्दी से सख्त इक़दाम के बावजूद तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्ज कम नहीं हो सका। जुलाई ta सितंबर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 10% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तवानाई शोबे का मजमूई गर्दिशी कर्जा 2537 अरब रुपए तक जा पहुंचा। इस बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 14 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान का केस आइंदा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में शामिल होने का इम्कान है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में हुए। कर्ज की आखिरी किस्त के लिए वक्त से पहले बातचीत शुरू हो गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 14 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का केस आइंदा माह बोर्ड के एजेंडे में शामिल होने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 14 दिसंबर तक जारी होने वाले शेड्यूल के एजेंडे में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं है। हुक्काम वजारत खजाना ने $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को बुलाए जाने का इम्कान जाहिर किया था। ताहम पाकिस्तान का केस अब आइंदा माह बोर्ड के एजेंडे में शामिल होने का इम्कान है। गवादर में मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में हुए। कर्ज की आखिरी किस्त के लिए वक्त से पहले बातचीत शुरू हो गई। मुआशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। जो आखिरी ट्रांच है इंशाल्लाह उसके लिए भी स्टाफ लेवल की जो गुफ्तगू है वक्त से ही पहले शुरू हो गई है, जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है। उम्मीद है कि जो फाइनेंशियल क्रंच है या जो सिचुएशन है आहिस्ता आहिस्ता वो दुरुस्तगी की जानिब जाएगी। वजारत खजाना के हुकाम का कहना है पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ सतह के मुआहदे पर पहले से ही इत्तफाक हो चुका है, इसीलिए केस IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में किसी भी वक्त शामिल हो सकता है। ओवर बिलिंग साबित, कार्रवाई का फैसला। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत, नेपरा ने इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का ओवर बिलिंग का इंकशाफ, 1 करोड़ सारिफीन से जायद बिल वसूल किए गए। कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से ज्यादा बिजली बिल वसूल किए जाते रहे। ओवर बिलिंग की शिकायत पर नेपरा की इंक्वायरी मुकम्मल, डिस्कोस की ओवर बिलिंग साबित हो गई। 2.5 लाख सारिफीन को 30 के बजाय 40 दिन के इजाफी बिल भेजे गए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने सारिफीन के साथ बददियानती की। नेपरा का एतराफ। मुलव्विस डिस्कोस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। मुलव्विस डिस्कोस को नोटिस जारी कर दिए गए। नेपरा का कहना है कि लाखों सारिफीन को मुतासिर करने वाली बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने जुलाई और अगस्त के जायद बिल वसूल किए। ओवर बिलिंग के लिए फॉल्टी मीटर्स का इस्तेमाल, बिलों पर मीटर रीडिंग तस्वीर गायब। रिपोर्ट में इंकशाफ। नेपरा ने ओवर बिलिंग की शिकायत पर इंक्वायरी के लिए 3 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी थी। सख्त इक़दाम के बावजूद तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्ज कम नहीं हो सका। जुलाई ta सितंबर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 10% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तवानाई शोबे का मजमूई गर्दिशी कर्ज 2537 अरब रुपए तक पहुँच गया है।
में तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा कम न हो सका। जुलाई से सितंबर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 10% तक इजाफा रिकॉर्ड। तवानाई शोबे का मजमूई गर्दिशी कर्जा 2537 अरब रुपए तक पहुँच गया। जराये के मुताबिक पहली सहमाही में माहाना औसतन 75 अरब से ज्यादा सर्कुलर डेट बढ़ा। गुज़िश्ता सहमाही में इजाफे की माहाना औसतन शरह 57 अरब रुपए थी। रवां माली साल गर्दिशी कर्ज मजमूई तौर पर 227 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जुलाई से सितंबर डेस्कोस के वाजिबात 1671 अरब तक पहुँच गए। गुज़िश्ता माली साल के इख्तिताम पर वाजिबात 1434 अरब रुपए थे। ताहम रवां माली साल की पहली सहमाही के 3 माह में डेस्कोस के वाजिबात 237 अरब रुपए बढ़े। सूद की अदायगी, डॉलर की शरह में इजाफा भी गर्दिशी कर्ज में इजाफे की वजह बना। सर्कुलर डेट इजाफे की वजह सब्सिडीज का इजरा, सहमाही एडजस्टमेंट पर अमल दरामद में ताखीर। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक माह के दौरान 9 अरब रुपए की रिकवरी हुई। 7 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 46 अरब रुपए रिकवर हुए। मजमूई कार्रवाइयों में 55 अरब की बिजली रोकी गई। पावर डिवीजन ने इदाद शुमार जारी कर दिए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक 25,000 से ज्यादा बिजली चोरों को पकड़ा गया। सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन बरतरफ भी हुए। नैब की वजह से दफातर में खौफ है तो इसका मतलब है हम अपना काम दुरुस्त अंदाज से नहीं कर रहे। चेयरमैन नैब नज़र अहमद ने बड़ा बयान दे दिया। कहा, नैब से जुड़े खौफ के तासुर को ख़त्म करना होगा। इदारे को बदलना हमारी कलीदी जिम्मेदारी है। माजी में नैब ने लोगों के साथ दुरुस्त रवैया नहीं अपनाया। अब मुल्जिम को मुल्जिम नहीं बल्कि रिस्पॉन्डेंट कहा जाएगा। ये भी बात दुरुस्त है, माजी में नैब में इसकी कमी रही है। मेरी पूरी कोशिश है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नैब एक प्रोफेशनल बॉडी बन के रहेगी, बन रही है। इवन जो मुल्जिम है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी। सीवी स्टेज के ऊपर, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर मुल्जिम को मुल्जिम ना कहा जाए बल्कि उसको रिस्पॉन्डेंट कहा जाए। अगर आप लोगों का हम पे एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, खौफ की फिजा है तो नैब अपना काम नहीं कर सकता। अगर नैब की वजह से हमारे माशरे में, हमारे दफातर में कोई खौफ है तो नैब फिर अपना काम नहीं कर रहा। आज के बाद खौफ व हरासगी की जो कैफियत है उसको दूर करें, उसको समझें ये दूर हो चुकी है। हमारे कारोबारी हजरात भी यहाँ पे शख्सियात तशरीफ फरमा है। नैब आपको तंग नहीं करेगी। आप खुल के बढ़ चढ़ के मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी रोल अदा करते रहें। नैब को आप अपना साथी पाएंगे। तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत होती है। आप हर एक को डराना शुरू कर देंगे तो फिर मुल्क का और इस मईशत का जो पहिया है ये कैसे आगे चलेगा। गैस के नरखों में इजाफे के खिलाफ कराची के सनती इलाकों में हड़ताल रही। सनतकार कहते हैं कि गैस की बढ़ती कीमतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। सनतकारों ने 1 हफ्ते की हड़ताल का इंदिया दे दिया। गैस की कीमत में इजाफा नामंजूर। सिंध और बलूचिस्तान के सनतकारों का सनतें बंद रखकर एहतजाज। कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के रहनुमा जावेद बलवानी कहते हैं कराची की 7, अंदरून सिंध 3 और बलूचिस्तान के जिला लसबेला में तमाम पैदावारी अमल बंद है। हमारी जो इंडस्ट्री है वो ये प्राइस एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप मुझे बताएं 1350 के अंदर जहां 22% मुनाफा है, मुझे कोई कारोबार गवर्नमेंट बता दे 22% मुनाफे का, ताकि मैं उस कारोबार में लग जाऊं। सनतकारों का कहना है कि हुक्मरानों को सनतें बंद होने का कोई दुख नहीं, हुकूमत बामकसद मुज़ाकरात करे। सनतकारों का कहना है कि आज अलामती हड़ताल थी। हड़ताल का दौरानिया 1 हफ्ते तक बढ़ाने पर गौर जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स पहली बार 62,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। हुकूमती कोशिशें रंग लाने लगी। मुल्की मुआशी इशारियों में बेहतरी आने लगी। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर, हिस्सेस बाजार में एक और नया रिकॉर्ड कायम। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। KSE 100 इंडेक्स पहली बार 62,000 का संग मील भी अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 801 पॉइंट्स इजाफे से 493 की बुलंद सतह पर बंद हुआ। दिन भर शेयर बाजार में मजमूई तौर पर 387 कंपनियों के 72 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 31 अरब रुपए रही। रुपया मजीद तगड़ा हो गया। करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद कमी। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 44 पैसे घट गई, 284 रुपए 53 पैसे पर बंद हुआ। वजारत सेहत ने पुलिस केस में पुलिस का इंतजार किए बगैर भी जख्मी को इमरजेंसी इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बिल में तरमीम की मुखालफत कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर मेडिको लीगल के बगैर किसी जख्मी को इलाज फराहम किया तो तिब्बी शवाहिद तब्दील हो सकते हैं, जो कि आगे चलकर केस में कानूनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं। सीनियर डॉक्टर महर ताज रुगानी ने बिल में तरमीम पेश की थी।
डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद शेर अली की रिपोर्ट देखिए। वजारत सेहत को पुलिस केस में पुलिस का इंतजार किए बगैर जख्मी को तिब्बी इमदाद देने के बिल में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात। वजारत सेहत ने पुलिस केस में मेडिको लीगल के बगैर किसी भी जख्मी को इमरजेंसी तिब्बी इमदाद देने की मुखालफत कर दी। सेनेटर डॉक्टर मेहरताज रोगानी ने बिल में तरमीम पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि चाहे पुलिस केस का ही जख्मी क्यों ना हो, अगर पुलिस मौजूद ना भी हो तो भी डॉक्टर जख्मी को फौरी तौर पर इलाज मुहैया करे ताकि उसकी जान बचाई जा सके। हमारे यहाँ क्या होता है कि मरीज मर जाता है सिर्फ कि ये आ रहा है और वो आ रहा है, थानेदार को फ़ोन कर, SHO को फ़ोन कर, फलाने को, बाय द टाइम मरीज मर जाता है। तरमीम की मुखालफत में वजारत सेहत का कहना है कि अगर मेडिको लीगल के बगैर किसी जख्मी को इलाज फराहम किया तो तिब्बी शवाहिद तब्दील हो सकते हैं, जो आगे चलकर केस में कानूनी पेचीदगी पैदा कर सकते हैं। वजारत सेहत का मौक़िफ़ दुरुस्त है या बिल के मुहर्रिक सेनेटर डॉक्टर मेहरताज रोगानी का सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत अगले इजलास में फैसला करेगी। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर बोल न्यूज़। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम ने इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में तलबा यूनियंस की बहाली के बिल पर इत्तफाक करते हुए उसूली तौर पर मंजूरी दे दी है। कायमा कमेटी ने वजारत तालीम को अगले इजलास तक बिल को मजीद बेहतर बनाने का मौका दे दिया। बिल के ड्राफ्ट में मजीद बेहतरी लाई गई तो अगले इजलास में तरामीम के साथ मंजूर किया जाएगा। इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में तलबा यूनियंस की बहाली का रास्ता हमवार। सेनेट कायमा कमेटी बराए तालीम ने तलबा यूनियंस की बहाली के बिल पर इत्तिफाक करते हुए मंजूरी दे दी। कायमा कमेटी ने वजारत तालीम को अगले इजलास तक बिल को मजीद बेहतर बनाने का मौका दे दिया। बिल के ड्राफ्ट में मजीद बेहतरी लाई गई तो अगले इजलास में तरमीम के साथ मंजूर किया जाएगा। चेयरमैन कायमा कमेटी इरफान सिद्दीकी कहते हैं, तालीमी इदारों से तलबा को सियासत सिखाएंगे तो वो सीखेंगे। ये एक अच्छा कदम है, हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, नज़रियाती और उसूली बुनियादों पे बच्चों की तरबियत होनी चाहिए, बजाय कि एथनिक या ग्रोही या कबायली नाम से तंजीमें बन जाएं और आपस में लड़ती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सूबों से भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी तलबा यूनियंस बहाल करेंगे। कायमा कमेटी ने डिग्री ना देने के मजाज तालीमी इदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत करते हुए HEC को इन इदारों के तलबा और तालिबात को कायमा कमेटी में तय करदा 7 नुकाती रोड मैप की रोशनी में डिग्रियाँ देने का रास्ता निकाला जाए। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर बोल न्यूज़ इस्लामाबाद। कोहिस्तान में तस्वीर वायरल होने पर लड़कियों का कत्ल, पुलिस मकतूल लड़की के चचा को गिरफ्तार करके ले गई। कोहिस्तान मुल्तान मुलजिम को बशाम में मुकामी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला का वालिद पहले से गिरफ्तार है। तफसीलात जानते हैं पुलिस के नुमाइंदे शम्सुर रहमान से। शम्स, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है पुलिस का? जो लड़की की तस्वीर वायरल होने के बाद उसका वालिद अरसलान जो पुलिस ने गिरफ्तार करके पोली पालस कोहिस्तान की जो अदालत है बिशाम में, वहाँ सेशन जज के पास उसको पेश किया। वहाँ पे जो है ना अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने उसको जेल भेज दिया है। और बाकी जो तस्वीर वायरल करने वाला लड़का है वो पुलिस के सामने उसने बयान दिया है कि जिस ID से ये तस्वीर लीक हुई है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।